हेलो इन्वेस्टर्स, मैं हूं प्रांजल विद फिनोलॉजी द फाइनेंशियल फ्रीडम कंपनी। और आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ना ये बहुत जरूरी है कि हम डिसाइड करके रखें कि हमें घर कहां लेना है, कैसे लेना है, हमारी कार कौन सी होगी, फर्नीचर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। शादी और पढ़ाई छोड़ के ये बड़े खर्चे होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे घर आपको खरीदना चाहिए या रेंट पे रहना चाहिए। फर्नीचर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आपको खरीदने चाहिए या वो भी रेंट पे लेने चाहिए। और कार आपको, अगर आप टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में हो तो ओला उबर के भरोसे रहना चाहिए, या आजकल मारुति जैसी कंपनियां कार्स भी सब्सक्रिप्शन में देती हैं। इज दैट अ गुड ऑप्शन, या आपको कार खरीद के रखना चाहिए? और इनमें से कई सवाल ना मैं ब्लैंकली एक्सेल शीट में बिल्कुल रोबोट की तरह मैथमेटिकली नहीं बताऊंगा। मैं कंटेक्सचुअली लेयर्ड आंसर्स आपको दूंगा। कब आपको एक कार लेना सही है, दूसरी मत लीजिए। कब आपको एक घर लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, 20s में, 30s में, कब बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मैं लेड और कोशिश करूंगा कि आपके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जवाब दे सकूं। रोबोटिक एक्सेल शीट्स हम यूज नहीं करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ, घर लेना चाहिए या नहीं। पहले मैं आपको इसका मैथमेटिक्स बता देता हूं, हम उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे। क्यों फॉलो नहीं करेंगे उसका भी लॉजिक दे दूंगा। कब लेना है, कब नहीं, सब कुछ अगले कुछ मिनटों में। देखो, इंडिया में ना थैंकफुली रेंटल यील्ड जो है वो घर की 2-3% के आसपास है। यानी अगर आप 1 करोड़ का घर किराए पे लेने जाओगे तो वो आपको 2.5-3 लाख साल के किराए पे मिल जाएगा। यानी 20-25 हजार रुपए पर मंथ में 1 करोड़ का घर। उसी को अगर आप खरीदने जाओगे तो कैलकुलेशन ना कुछ ऐसा आएगा। 20-25 लाख रुपए की तो आपको अपफ्रंट डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। बाकी हो सकता है 70-75 लाख बैंक फाइनेंस कर दे। इंटरेस्ट 8.5-9% का तो आ ही जाएगा। अगर आपने 20 साल के लिए भी ऐसा होम लोन लिया तो आपकी ईएमआई आएगी 70-75,000 के आसपास। याद रखो, इसी घर को आप रेंट पे ले पा रहे थे 25,000 के आसपास। यानी ईएमआई रेंट का 3 गुना होती है। इसको जरा ध्यान रखिएगा हमेशा। अब इसमें ना कई बार फिनफ्लुएंसर्स एक और स्ट्रैटेजी भी बताते हैं कि देखो, आप 25,000 तो रेंट पे करते रहो, उस घर में रहो, और जो आप 45-50,000 बचा रहे हो ना ईएमआई ना लेके, उससे आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते रहो। और कुछ सालों बाद आपका वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा हो जाएगा कि आप वो घर को खरीद पाओगे। इज दैट ट्रू? ये भी एनालाइज करते हैं। तो देखो, अगर आप 45,000 म्यूचुअल फंड्स में डालोगे 20 सालों के लिए, तो जी हां, वो कॉर्पस रफली 3-3.5 करोड़ का हो जाएगा। लेकिन क्या वो घर जो 1 करोड़ का था वो 20 साल बाद आपको 3-3.5 करोड़ में मिलेगा? देखो, रियल एस्टेट ने ना रफली 10 से 12% के आसपास का रिटर्न दिया है ऑन एन एवरेज। ऑफ कोर्स एक्सट्रीम्स बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। मैं कहता हूं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हम लेते हैं और 12% का रिटर्न अज्यूम करते हैं। यानी 20 साल में ना वो घर की वैल्यू कम से कम 3 बार डबल हो जाएगी। यानी 1 करोड़ का घर पहले एक बार 2 करोड़ होगा, फिर 4 करोड़ होगा, फिर 8 करोड़ हो जाएगा। ये हमेशा नहीं होगा। कई केसेस में वो घर नहीं बढ़ेगा। जैसे फ्लैट्स अक्सर अच्छे से अप्रिशिएट नहीं होते, इसकी बात भी मैं आगे करूंगा। बट बहुत सिंपलिस्टिक एग्जांपल ये है कि ये जो फिनफ्लुएंसर वाली स्ट्रैटेजी है ना, ये हो सकता है काम ना करे। कि आप सोचो, मैं 20 साल इस घर में रेंट पे रहता हूं और जो ईएमआई का पैसा बचा रहा हूं वो म्यूचुअल फंड में डालता हूं, और फिर म्यूचुअल फंड के पैसों से मैं अपने घर में जिसमें रह रहा हूं रेंट से, उसी को खरीद लूंगा। मुश्किल है। म्यूचुअल फंड के रिटर्न भी कई बार ये जो इन्फ्लुएंसर्स अपने कैलकुलेशन में लेते हैं उसमें वो आफ्टर टैक्स रिटर्न नहीं लेते। वो अज्यूम कर लेते हैं 14%, 15%, लेकिन 10% उस पर टैक्स लगना है लॉन्ग टर्म, ये वो इंक्लूड नहीं करते। फिर जब हम 20 साल की फोरकास्टिंग करते हैं ना तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। हो सकता है आपका म्यूचुअल फंड अच्छा आपने ना लिया हो, वो म्यूचुअल फंड कम रिटर्न दे दे, क्योंकि हम तो कैटेगरी एवरेज की बात कर रहे हैं ना। ये भी हो सकता है कि आपका जो घर है स्पेसिफिकली वो 10-12% से ज्यादा प्राइस से अप्रिशिएट हो जाए। ये भी हो सकता है। तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। इसलिए इन कैलकुलेशंस के भरोसे अपना डिसीजन आपको नहीं लेना है। अब इसमें दो बातें हमको और ध्यान रखनी है। पहला, कि रेंट जो है ना, जो आज आप 25,000 पे कर रहे हो उस घर के लिए, उसको आज तो वो 25,000 है, लेकिन हर साल वो भी 5-6% से बढ़ता है, महंगाई के आसपास से बढ़ता है। तो अगले 20 सालों में आपका रेंट भी
अराउंड 2 बार डबल हो जाएगा। यानी हो सकता है जिस घर का आप आज 25,000 रुपए रेंट दे रहे हो, 20 साल बाद 1 लाख रुपए रेंट दे रहे हो, लेकिन 20वें साल भी आपकी ईएमआई जो है ना वो रफली 75,000 ही रहेगी। तो ये जो ईएमआई और रेंट का गैप आज स्टार्टिंग में लोन के बहुत ज्यादा दिखता है, इसका गैप हर साल कम होता जाता है। ये जब लोग हमें शॉकिंग रील्स बनाते हैं ना फटाफट वाली, तो ये इंट्रिकेसीज में, ये डिटेल में जाते नहीं है और इसके चक्कर में लोग गलत फाइनेंशियल डिसीजंस ले लेते हैं। एक बेसिक मैं आपको कैलकुलेशन ये बताऊं जो मैंने एग्जांपल रखा है, उसमें ये है कि आप 20-25 लाख का आपने डाउन पेमेंट किया और रफली 1.6 करोड़ आप ईएमआई पटाओगे, यानी घर आपका हो ईएमआई पूरी पटा के, तो आप 1.8 या 1.85 करोड़ रुपीस पे कर चुके रहोगे उस 1 करोड़ के घर के लिए। तो 1 करोड़ का घर आपको कहा जाएगा कि ऑलमोस्ट डबल प्राइस का पड़ा, जो सही नहीं है, क्योंकि आपने पूरा पैसा 20 सालों में भी तो दिया, तो पैसे की वैल्यू भी तो कम होती गई। इसलिए यह कह देना कि ईएमआई के कारण 1 करोड़ का घर आपको 2 करोड़ का पड़ा इज नॉट फेयर। मुझे उसके बदले 20 साल का विंडो भी मिला और उसके बाद वो घर मेरा भी तो हो गया, जिसकी आज प्रेजेंट वैल्यू शायद 6-7-8 करोड़ होगी। वहीं अगर मैं सिर्फ रेंट पे रह रहा होता तो क्या होता? मैंने 25,000 रुपए महीने का रेंट दिया, साल का 3 लाख रुपए रेंट दिया, 20 साल 60 लाख रुपीज मैंने एज रेंट दे दिया, और 20 साल बाद भी मेरे पास कहने के लिए कुछ है नहीं। हाँ, म्यूचुअल फंड वाली वो 3.5-4 करोड़ की सेविंग्स है, लेकिन उससे शायद मैं ये अपना प्रेजेंट घर ना ले सकूं। हो सकता है ले भी लूं, लेकिन बहुत अनसर्टेन रहूंगा ना मैं 20 साल। 20 साल मैं स्ट्रेस में रहूंगा कि 20 साल बाद क्या होगा, और बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। उस समय वो घर फॉर सेल होगा कि नहीं, म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म करेगा, मार्केट उसी समय क्रैश कर गया तो, रियल एस्टेट प्राइस में बूम आ गया तो, टैक्सेशन उस समय क्या होगा, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज। तो क्या मैं क्लियरली ये कह रहा हूं कि आपको रियल एस्टेट में परचेज करना चाहिए, रेंट से नहीं लेना चाहिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हो? क्या मैं बाय करने के फेवर में हूं? मेरी मां के केस में ऐसा था कि वो एक सेमी गवर्नमेंट जॉब में है, 1-2 साल उनके रिटायरमेंट को बचा है, तो वो लगभग 40 सालों से वहीं जॉब कर रही हैं और उन्हें शुरू से पता था कि उन्हें वहीं जॉब करना है। वो एक कॉलेज में प्रोफेसर है और वो क्योंकि सेमी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, इसलिए जॉब में ट्रांसफर नहीं होता, वो उसी कॉलेज में रहेंगे। वो कॉलेज मेरे शहर रायपुर में ही है। माँ को टीचिंग का शौक है, उनका पैशन है, उन्हें मजा आता है। तो हमें यह पता था कि एज फैमिली हमें माँ के जॉब के कारण जब तक वो जॉब में है यहीं रहना है, रायपुर में ही रहना है। तो ऐसे में बाइंग मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अब कई बार ना आपको ऑनलाइन कहा जाएगा कि बाइंग आपकी फ्रीडम छीन लेता है, आप रेंट से रहोगे तो कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। वो इस बात को इग्नोर करते हैं कि कई लोगों का जॉब, कई लोगों का बिजनेस, प्रोफेशन उन्हें मजबूर करता है कि वो उसी शहर में रहें, भले ही बीच बीच में हॉलिडे लेते रहें। तो अगर आप ये श्योर हो कि अगले कम से कम 15-20 सालों तक आप जिस शहर में प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हो वहीं रहने वाले हो, देन जैसा मैंने पिछले कैलकुलेशंस में आपको बताया, बाइंग विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस। दूसरा, रियल एस्टेट जब आप खरीद रहे हो ना, तो आपको यह ध्यान रखना है कि पर से अगर आप फ्लैट्स ले रहे हो, गेटेड सोसाइटी में अगर आप विला ले रहे हो, तो वहां ना आप बहुत सारा पैसा एक्सपीरियंस का दे रहे हो, क्योंकि जो रियल एस्टेट में रियल है ना वो तो लैंड है, उसके ऊपर जो भी है वो एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस डेप्रीशिएट होता है जैसे जैसे सोसाइटी पुरानी होगी। फ्लैट हो या विला हो, मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जब आप 20 साल बाद, 15 साल बाद कभी भी बेचने जाओगे ना, तो आपने जो एक्सपेक्ट किया था उतना एप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाजू में उसी बिल्डर का नया फेज आ जाएगा, फेज 4, फेज 5, जिसमें वो बोलेगा सेकेंड हैंड क्यों लेना है 20 साल पुराने फेज में, अभी वाला नया फेज में ला रहा हूं वो लो ना। उसका ब्रोशर ज्यादा सुंदर रहेगा, उसमें वो आपको पेमेंट प्लान कंस्ट्रक्शन लिंक दे देगा, 3 साल 4 साल बाद तक आप पेमेंट करते रहना, आपके लिए सहूलियत हो जाएगी। तो बेचना रियल एस्टेट उतना आसान नहीं होता है। इसीलिए एज इन्वेस्टमेंट अगर आप ले रहे हो कि बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, हर 6-7 साल में इसका प्राइस डबल होगा, 20 साल में 8 गुना हो जाएगा, मैं बेच के निकल जाऊंगा, ये थ्योरी है। जो मैंने बोला था ना कैलकुलेशन, वो थ्योरी है, वैसा हो भी सकता है, लेकिन जब आप बेचने जाओगे आपको हो सकता है करंट मार्केट प्राइस से कम में बेचना पड़े, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस में तो नए प्रोजेक्ट्स, नई बिल्डिंग्स अवेलेबल है। दूसरा, ब्रोकरेज देना पड़ेगा, लीगल पेपर वर्क, स्ट्रेस, बहुत कुछ रहेगा। लेकिन
अगर आप उसी शहर में 20 साल रहना चाहते हो, अगर आपका परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली, दोस्त यार, आपका जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन उसी शहर में है, आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वहीं, एंड यू नो कि मैंने यहीं रहना है, आपके पेरेंट्स उस शहर में कंफर्टेबल हैं, प्लीज बाय। आई थिंक इट विल बी अ गुड फाइनेंशियल डिसीजन। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो पैसे आप पे कर रहे हैं वो दोनों चीजों के लिए। उसका कुछ हिस्सा रियल एस्टेट है जो एप्रिशिएट होगा, उसका कुछ हिस्सा एक्सपीरियंस है जो डेप्रीशिएट होगा। तो अगर आप 1 करोड़ का घर ले रहे हैं ना, तो ये मान लीजिए कि 50-60 लाख रुपए तो आपने रियल एस्टेट के दिए हैं, वो बढ़ते रहेंगे। लेकिन 30-40 लाख रुपए जो आपने फ्लैट में दिए थे, बिल्डिंग पुरानी हो जाएगी, क्लब हाउस पुराना हो जाएगा, गार्डन खराब हो जाएगा, वो पार्ट डेप्रीशिएट होगा। तो ये ध्यान रखिए। इसके बाद अगर आप लेना चाहते हैं, आप सेटल्ड हैं और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप होम लोन पे कर पाएंगे अपनी सैलरी के 30-35% से, उससे ज्यादा ना हो, वरना खिंचा खिंचा महसूस होगा। आपके पास डाउन पेमेंट कंफर्टेबली है और आपको अच्छा लगेगा, आपके पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे, रिलेटिव्स प्राउड फील करेंगे। सेंटिमेंटल वैल्यू भी होती है घर की। मैं शुरू के अपने 20-21 साल हमेशा किराए के घर में रहा हूं और मुझे पता है कि घर में एक कील ठोकने से पहले सोचना पड़ता था, हर महीने पता होता था कि कौन से संडे को मकान मालिक किराया वसूल करने आएगा, हमेशा ये डर लगता था कि वो खाली कर देना बोल दे। तो मैं समझता हूं अपने घर की सिक्योरिटी को, मैं समझता हूं, एंड इट्स नॉट कैप्चर्ड इन एन एक्सेल शीट। इसलिए कोई आपको कुछ भी बोले, जो कुछ मैंने डिस्कस किया, इफ दैट सूट्स यू, बाइंग वुड मेक सेंस। लेकिन फिर भी ये आपका डिसीजन है। इमोशनली, मेंटली यू नो व्हाट विल गिव यू पीस। घर खरीदना बुरा है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बेग बोरो स्टील करके खुद को स्ट्रेस में डाल के खरीद रहे हो, देन यस, इट्स अ बैड इन्वेस्टमेंट। और अब जिस घर में आप रहना नहीं चाहते हो, बस इन्वेस्टमेंट के लिए ले लिया, उससे मैं एग्री नहीं करता हूं। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आई थिंक लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड एंड गोल्ड आर बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। उसके लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। रियल एस्टेट इज वर्थ इट जब आप उसको खुद इंजॉय भी कर सको, उसके बिना नहीं। अच्छा, रेंट पे रहना कब सेंस बनाएगा? जब आप 20s 30s में हो, अभी आप करियर पे फोकस करना चाहते हो, बड़ी बड़ी ईएमआई से खुद को बांधना नहीं चाहते हो। अभी ये श्योर नहीं है कि आप कौन से शहर में रहोगे, हो सकता है आप अब्रॉड जाना चाहो या अपने फैमिली के पास वापस छोटे शहर जाना चाहो, या फिर मेट्रो सिटीज में ही आप जॉब के कारण आपका ट्रांसफर होता रहे, तो अभी फाइनल नहीं है। तीसरा, अभी आपके पास इतनी सेविंग्स इकट्ठी नहीं हुई है कि आप डाउन पेमेंट कंफर्टेबली कर सको। चौथा, अभी आपकी सैलरी का पे स्केल ऐसा नहीं है कि आप कंफर्टेबली हर मंथ ईएमआईज पे कर सको। अगर ये सिनारियोज हैं तो बिल्कुल आपको घर अभी नहीं खरीदना चाहिए एंड यू शुड कंटिन्यू लिविंग ऑन रेंट। अब हम आते हैं एक लेस डिस्कस्ड लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, फर्नीचर और होम अप्लायंसेज आपको खरीदने चाहिए या रेंट पे लेने चाहिए। देखो, काफी वो चीजें जो रेंटेड घर के बारे में कही ना, वो यहां भी अप्लाई होती हैं। अगर आप करियर में अभी शुरुआत कर रहे हो, अर्ली स्टेज करियर में हो, एंड यू डोंट नो कि आप किसी घर में कितने साल रहोगे, किसी शहर में कितने साल रहोगे, तो बहुत सारे एसी, वाटर प्यूरिफायर, फर्नीचर खरीदने का सेंस नहीं बनता है। देन आप रेंटेड फर्नीचर ले सकते हो। देखो, जब आप फर्नीचर खरीदते हो ना और बार बार घर बदलते हो, तो पैकिंग, मूविंग, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ती है। और हर साल हमें लगता है कि हमने खरीद लिया, अब इस पे खर्चा नहीं करना है, लेकिन रिपेयर, मेंटेनेंस, एएमसीज, वो सारे खर्चे आते रहते हैं, तो खरीदने का पूरा सुख भी मिल नहीं पाता। और अगर हर बार जब हम घर बदल रहे हैं, तो ट्रांसफर, इंस्टॉलेशन, अनइंस्टॉलेशन, ये सबका झंझट। आजकल वैसे भी जितने हमको होम अप्लायंसेस चाहिए होते हैं, 2.5-3 लाख रुपए तो लग ही जाते हैं आपको 2 BHK को ना बेसिक फर्निश भी करना हो होम अप्लायंसेस के साथ। तो देखो, आपने चीज खरीद ली तो कैपिटल आउटगो भी पहले बहुत रहा, और फिर मंथली मेंटेनेंस, एएमसीज, रिपेयर्स भी चलते रहे, और आपको पता भी नहीं है कि कितनी जल्दी जल्दी आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। बाइंग डजंट मेक सेंस। ये सारे हैसल और इतने बड़े अपफ्रंट कॉस्ट से आप बच सकते हो फर्नीचर और होम अप्लायंसेस भी रेंट पे लेके, रेंटो मोजो से। ये सारा सेटअप ना आपको मिल जाएगा 10,000 रुपए पर मंथ से, प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट। इससे ना आप 2.5-3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट सेव कर रहे हो इन अ डेप्रीशिएटिंग एसेट। घर का मामला डिफरेंट होता है, वहां अगर आपकी सर्कमस्टांस सूट करती है, आई एम फेवर ऑफ बाइंग, क्योंकि कम बढ़े ज्यादा बढ़े, इन मोस्ट केसेस प्राइस एप्रिशिएट होगा। यहां तो प्राइस डेप्रीशिएट होना ही होना है। तो यहां
कैपिटल आउटगो को सेव करना और रेंट को प्रायोरिटी देना, स्पेसिफिकली अगर आप अर्ली करियर में हो या जल्दी जल्दी आपका ट्रांसफर हो रहा है, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अब ना मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाता हूं कि अगर आप फर्नीचर खरीदोगे वर्सेस रेंट करोगे तो क्या क्या कॉस्ट आने वाली है और ब्रेक इवन कितने समय में होगा। तो देखो आपके सामने टेबल है, तो अज्यूमिंग 10,000 रुपए पर मंथ की रेंटिंग कॉस्ट, अज्यूमिंग 3 लाख रुपए का फर्नीचर, फिर 10,000 का मेंटेनेंस या इंक्रीमेंटल अगर आप कुछ लेते हो तो अगर आप इस टेबल को देखो ना तो ब्रेक इवन आ रहा है लगभग 33 मंथ से 39 मंथ्स के बीच, यानी 3 साल के आसपास में या उससे भी ज्यादा में ब्रेक इवन आएगा। तो बेसिकली आंसर ये है कि अगर आपका एक्सपेक्टेड स्टे ना 3 साल से कम है तो रेंटिंग विल मेक मोर सेंस, एज सिंपल एज दैट। ये जो आप 3 लाख रुपए बचाए हो, इसे आप या तो इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हो, टॉप अप कर सकते हो, या आप निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स फंड में डाल सकते हो, एंड दैट मनी विल पोटेंशियली ग्रो टू 4 to 4.5 lakhs ओवर 3 years, अज्यूमिंग 12 to 14% जो हिस्टोरिकली रहा है। लेकिन हाँ, कोई गारंटी नहीं है। जब आप रेंटो मोजो से फर्नीचर और होम अप्लायंसेस रेंट पे लेते हो ना, तो जैसा मैंने बताया, आप बिग अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट इन अ डेप्रिशिएटिंग एसेट से तो बचते ही हो, और आप 1 BHK 2 BHK घर को ना इजीली फर्निश कर पाओगे स्टार्टिंग एट 10,000 रुपीज अ मंथ प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये थोड़ा फर्नीचर के हिसाब से वेरी करता है। इसके अलावा आपको रिपेयर का, मेंटेनेंस का झंझट खुद नहीं लेना। यू कैन फोकस ऑन योर लाइफ, ना कि कस्टमर केयर को कॉल करते बैठे अलग अलग अप्लायंसेस के। तीसरा, जब आप रीलोकेट होगे ना, तो आपको पैकिंग, मूविंग, अनइंस्टॉल, इंस्टॉलेशन का झंझट नहीं करना है। Tier 1 Tier 2 सिटीज में नेक्स्ट डे डिलीवरी भी अवेलेबल है। रेंटो मोजो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। तीसरा, हम आते हैं अब कार पे। कार रेंट पे लेनी चाहिए, सब्सक्राइब करनी चाहिए, या सिर्फ ओला उबर के भरोसे रहना चाहिए, या खरीद लेनी चाहिए? देखो, बहुत सिंपल, आपको एक ब्रॉड एग्जांपल देता हूं। आप सब समझदार हो, अपने कार के हिसाब से उस कैलकुलेशन को आप कम ज्यादा कर लेना। मैं लेता हूं एक 10 लाख रुपए की कार। अब 10 लाख रुपए की जब हम एक पेट्रोल कार लेते हैं, हम उसे अराउंड लाख किलोमीटर चला पाते हैं। तो अगर आपने लाख किलोमीटर चलाए और 10 लाख रुपए की आपने वो कार ली थी, तो ओवर इट्स लाइफ वो आपको पड़ी लगभग 10 रुपए पर किलोमीटर की, सिर्फ परचेज कॉस्ट। इसके बाद आप कोई भी कार ले लो, पेट्रोल 13, 14 या 15 ज्यादा से ज्यादा का उसका एवरेज आ जाएगा। यानी आपको 8 रुपए के आसपास उसकी रनिंग कॉस्ट पड़ी। हम पहुंच गए 18 रुपए पे। 20 से 25 हजार रुपए का इंश्योरेंस आ जाता है पर ईयर। आपने वो गाड़ी 5 साल भी रखी ना, तो आप लाख रुपए तो उसके इंश्योरेंस पे खर्च करोगे, यानी 1 रुपए पर किलोमीटर। हम 19 रुपए पे पहुंच गए। साल का मेंटेनेंस, कभी कोई मेजर रिपेयर, कभी टायर बदलेंगे 30-40 हजार किलोमीटर पे, मैं ये सब मान लूं तो भी कम से कम 1-1.5 रुपए के आसपास आपको मेंटेनेंस का खर्चा भी आएगा। तो 21-22 रुपीज रनिंग कॉस्ट आती है अगर आपने 6, 7 या 8 सालों में किसी कार को 1 लाख किलोमीटर चला लिया। तो आपने ज्यादा चला लिया तो ये कॉस्ट कुछ कम हो जाएगी, आपने कम चलाया तो ये और महंगी हो जाएगी। 25 रुपए, 30 रुपए पर किलोमीटर भी आपको पड़ेगा। हाँ, ये होगा कि 8 साल, 10 साल बाद जब आप कार को बेचने जाओगे, तो आपको उस समय जो आपने 10 लाख दिए थे उसके 3-4 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। लेकिन वो 10 साल बाद आपको वापस मिले, और कितने मिलेंगे? 30%, 40%, जिसकी वैल्यू 10-12 सालों में आधी हो चुकी रहेगी। यानी वो जो 3-4 लाख रुपए आपको मिलेंगे ना, आपको लगेगा कि मैंने 10 लाख दिए थे, इसमें से 4 लाख वापस मिल गए। नहीं, आपको 10 साल बाद 4 लाख रुपए वापस मिले। तब तक महंगाई डबल हो गई, तो आपके 4 लाख की वैल्यू अब 2 लाख रुपए हो गई। आपने 10 लाख की कार ली थी, आपको 2 ही लाख वापस मिले आफ्टर एडजस्टिंग टू इन्फ्लेशन, क्योंकि वो आपको 10 साल बाद मिले। वो 2 लाख भी मैंने कैलकुलेशन में काउंट इसलिए नहीं किए कि ज्यादातर लोग कार को ईएमआई में लेते हैं, लोन पे लेते हैं। यानी 10 लाख की कार पे पहले ही उन्होंने 12-13 लाख रुपए पटाए थे, तो 3-4 लाख वापस मिल भी गए ना, तो भी मेरा ये कैलकुलेशन मोटा मोटा सही बैठता है। आपको आपकी कार की ओवर इट्स लाइफ रफली कॉस्ट पड़ने वाली है 20 रुपए पर किलोमीटर। आप बहुत ही ज्यादा चलाते हैं, ये कम हो जाएगी 17-18 रुपए, उससे कम तो होगी भी नहीं। तो 20 रुपए पर किलोमीटर इज द रियल कॉस्ट ऑफ योर कार, नॉट इंक्लूडिंग अ ड्राइवर। ये जब आप खुद गाड़ी चला रहे हैं तब होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत लीजिए, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि ना इसका कन्वीनियंस इज अनमैच्ड। मुझे रात को 2 बजे कहीं इमरजेंसी में जाना है, मुझे हर बार कैब बुक नहीं करनी है, 10 मिनट वेट नहीं करना है, और बार बार कैंसिलेशन, फोन करके एड्रेस बताओ, रोज ये झंझट मुझे नहीं करना है। मैं चाबी उठाऊंगा, गाड़ी निकालूंगा, चला जाऊंगा।
दैट कन्वीनियंस हैज अ प्रीमियम, इट शुड हैव अ प्रीमियम डेफिनेटली। इसलिए अगर आपको एक कार लेनी है तो ले लीजिए। ये जो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि कार बाइंग डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस, ये मैं मोस्टली कह रहा हूं अगर आप सेकेंड कार कभी कभी चलाने के लिए लेना चाहते थे, या आप दो कार की आपको जरूरत है, आप थर्ड कार कभी कभी चलाने के लिए लेना चाहते थे। कई बार ऐसा होता है ना, हमें दो कारों की जरूरत नहीं है, इट विल बी एन ओवरकिल। एक कार हमें कम पड़ रही है, हमें कभी कभी दूसरी कार की जरूरत महसूस होती है, बेसिकली हमें डेढ़ कार चाहिए, या कभी कभी होता है वी नीड 2.5 कार्स। उन केसेस में मैं आपको कह रहा हूं एक एडिशनल कार को अवॉइड करिए, कभी कभी ओला उबर का पेन ले लीजिए, क्योंकि अगर कार कम चलती है ना तो आपकी पर किलोमीटर कॉस्ट बहुत बहुत ज्यादा हो जाती है, 30-40 रुपीज पर किलोमीटर भी। और जब कार कम चलती है ना तो उसमें मेंटेनेंस भी ज्यादा आता है। उन केसेस में यू शुडंट ओन अ सेकेंड और अ थर्ड कार। एक कार इफ यू कैन अफोर्ड बहुत जरूरी है, आपकी रनिंग ठीक ठाक है, बहुत कम रनिंग है, अगेन इट डजंट मेक सेंस। ऐसा ना हो कि आप महीने का 300 किलोमीटर चला रहे हैं, महीने का 400 या 500 किलोमीटर चला रहे हैं, अगेन आई वुड से फिर तो अगर आप कंफर्टेबल हैं, सेफ्टी इशू नहीं है, कन्वीनियंस इशू नहीं है, आप 2-3 दिन में एक बार चले जाते हैं 5-10 किलोमीटर, मत लीजिए कार। ओला उबर विल सर्व यू। तो अगर आपको आधी कार की जरूरत है ना तो मत लीजिए, डेढ़ कार की जरूरत है तो दूसरी मत लीजिए, ढाई की जरूरत है तो तीसरी मत लीजिए। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू से। तो आई होप इस एक पूरे वीडियो से फॉर लाइफ आपको क्लियर होगा कि आपको घर लेना है या नहीं, फर्नीचर लेना है या नहीं, कार लेना है या नहीं। इसी तरीके से वी एट फिनोलॉजी आर ऑन अ मिशन टू हेल्प यू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम बाय टैकलिंग कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टॉपिक्स और उनको आसानी से समझाने की कोशिश करके। और अगर इस सब के अलावा आप वेल्थ भी क्रिएट करना चाहते हैं इन द लॉन्ग रन, तो आई थिंक फिनोलॉजी 30 इज परफेक्ट फॉर यू, जहां हम लेके आते हैं हर 12 दिन में एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, हर 12 दिन में एक नया स्टॉक। तो साल के अंत तक आपके पास हो जाता है 30 स्टॉक्स का एक वेल बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ओनली फॉर लॉन्ग टर्म सीरियस इन्वेस्टर्स। फिनोलॉजी 30 का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आउट ऑफ 10 मुझे रेटिंग दे दीजिएगा। अगर 8 से कम की रेटिंग है तो प्लीज बता देना कहाँ गलती हुई मुझसे, हाउ कैन आई इंप्रूव। इफ यू थिंक दिस वीडियो कैन हेल्प समवन इन अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम, इन टेकिंग गुड रैशनल फाइनेंशियल डिसीजंस, तो प्लीज ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कर लीजिएगा। अगर आप कंटिन्यूसली मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, मैं जो समझाता हूं वो आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि मैं लॉजिकली और एथिकली बात कर रहा हूं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।